सुबह उठकर आपको ये पता चले कि दुनिया की नई ताकत अब अमेरिका नहीं बल्कि चाइना है, अब दुनिया की डोमिनेंट करेंसी डॉलर नहीं बल्कि युआन है और ताइवान के ऊपर चाइनीज झंडा लहरा रहा है, तो क्या ये सब मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? तो इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हम देखते हैं, और ये हमें पता चलता है जब हम 431 BC में जब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, एक इवेंट देखते हैं जब ग्रीस में, एंशियंट ग्रीस में जब एथेंस और स्पार्टास की लड़ाई हुई, क्योंकि एंशियंट ग्रीस में जो डोमिनेंट पावर थी वो स्पार्टास के पास मिलिट्री थी, स्पार्टास के पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, स्पार्टास ही एक डोमिनेंट पावर थी, मगर दूसरी तरफ एथेंस ट्रेड में बढ़ रहे थे, एथेंस वेल्थ में बढ़ रहे थे, एथेंस की इकोनॉमी बढ़ रही थी, एथेंस की अलायंसेस बढ़ रही थी। और फिर जब ये पता चला स्पार्टास को कि एथेंस राइज कर रहे हैं, एथेंस एंशिएंट ग्रीस में एक राइजिंग पावर के तौर के ऊपर आ रहा है, तो फिर क्या होता है? फिर एक वॉर होती है, और उस वॉर का नाम है पेलोपोनेशियन वॉर। इसी तरह हम देखते हैं ब्रिटेन एंड जर्मनी। ब्रिटेन दुनिया की सबसे ताकतवर नेशन स्टेट थी, मगर जब पता चला कि 1871 में जर्मनी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो जर्मनी की वेल्थ इंक्रीज होने लगी, जर्मनी के अलायंसेस बढ़ने लगे, जर्मनी मिलिट्री को स्ट्रांग करने लगा और जर्मनी टेक्नोलॉजी में बढ़ता गया। इस चीज को जब ब्रिटिश ने क्लोजली देखा तो ब्रिटिश ने देखा कि मैं मिलिट्री में सबसे आगे, मेरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा, मैं कॉलोनीज बना रहा हूं, तो फिर जर्मनी राइज क्यों कर रहा है? तो फिर इस फियर से, इस राइजिंग फियर जो ब्रिटिश को नजर आया, तो फिर हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 होती है। तीसरे नंबर पर अगर हम हिस्ट्री से एक इवेंट देखें तो हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन की जो लड़ाई होती है, यानी कोल्ड वॉर। आइडियोलॉजी की वॉर थी, मगर होती क्यों है? अमेरिका अपनी डोमिनेंस शो करना चाहता है, अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया में चलाना चाहता है, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ये चाहता है कि उसकी कम्युनिज्म की पार्टी, उसकी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी, उसकी कम्युनिज्म की सोच और एक सोशलिस्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए दुनिया में, और दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि कैपिटलिज्म होना चाहिए और लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फिर कोल्ड वॉर होती है। तो यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, कैन अ राइजिंग पावर एंड एग्जिस्टिंग पावर को एग्जिस्ट पीसफुली? हिस्ट्री तो बताती है नहीं। हमने देखा एथेंस एंड स्पार्टास, हमने देखा ब्रिटिश एंड जर्मनी, और हमने देखा अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। तो इससे हमें पता चला कि हिस्ट्री बताती है नहीं, ये को एग्जिस्ट पीसफुली नहीं कर सकते। तो फिर क्या अब चाइना राइजिंग पावर और यूएसए रूलिंग पावर? यूएसए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स को रूल कर रहा है, यूएसए दुनिया के रूल्स को लिख रहा है, यूएसए दुनिया की यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रहा है, यूएसए मिलिट्री पावर, यूएसए इकोनॉमिक पावर, यूएसए टेक्नोलॉजी में उसकी लेवरेज, यूएसए टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को लीड कर रहा है। तो फिर क्या यूएसए अपनी पावर शेयर करेगा चाइना के साथ? क्योंकि चाइना इस टाइम ग्लोबली राइज कर रहा है। तो जब हिस्ट्री ये बताती है कि दो पावर्स यानी एक राइजिंग और एक रूलिंग पावर को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो फिर क्या चाइना और यूएसए करेंगे? तो इस चाइना यूएसए को आज हम देखते हैं कि चाइना एंड यूएसए राइवलरी क्या है, चाइना यूएसए राइवलरी की रीजंस क्या हैं, एरियाज क्या हैं। तो इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फिर से हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो 1949 में हम देखते हैं कि जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है, जब पीआरसी डिफीट करती है chiang kai-shek को, जो कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी चाइना में, तो फिर वो क्या होता है कि वो अपने फॉलोअर्स के साथ ताइवान चले जाते हैं। तो फिर 1949 में यूएसए चाइना को यानी बीजिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करता, मगर दूसरी तरफ ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है, और इसीलिए ताइवान को सपोर्ट भी करता है, वेपन भी प्रोवाइड करता है, और ताइवान वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के अगेंस्ट
फाइट भी करता है। फिर हम देखते हैं 1950 में जब कोरियन वॉर हुई, जब कम्युनिज्म, ये जो कोल्ड वॉर का एरा चल रहा है, तो सबसे पहली जो कोल्ड वॉर में पहली जो वॉर होती है कोरिया में, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट था और साउथ कोरिया कम्युनिस्ट नहीं था, तो फिर यूएसए साउथ कोरिया में जाकर साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करता है। यूएसए चाहता है कि साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कैपिटलिज्म होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म था। तो फिर जब यूएसए साउथ कोरिया जाता है तो वहाँ पर जब वॉर होती है, जब आर्मी की डिप्लॉयमेंट होती है, तो फिर चाइना का जो साउथ कोरिया के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ पर चाइना ने अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट की। तो इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि जब यूएसए और चाइना आपस में कॉन्फ्रंटेशन पर आए। फिर इसके बाद हम देखते हैं 1959 में जब तिब्बत में अपराइजिंग हुई। तिब्बत में 9 साल जब चाइना ने गवर्नमेंट की, तो फिर तिब्बत में जब कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किए लासा में, तो फिर चाइना ने उनके अगेंस्ट क्या किया, ब्रेक डाउन किया, क्रैक डाउन किया, और इस चीज़ पे भी यूएसए ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर चाइना के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पर बात की कि चाइना ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है। दूसरी दफ़ा हमें पता चला चाइना यूएसए कन्फ्रंटेशन। फिर हम देखते हैं अक्टूबर 1964 में जब चाइना ने फर्स्ट टाइम अपना एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया। ये वो टाइम है जब वियतनाम वॉर हो रही थी, और वियतनाम के बॉर्डर के ऊपर, जो कि चाइना के साथ उसका बॉर्डर लगता है, वहाँ पर फिर चाइना ने अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट की। तो तीसरी दफ़ा हमें पता चला चाइना एंड यूएसए की यहाँ पर भी कॉन्फ्रंटेशन हुई कि वियतनाम वॉर में, जहाँ पर यूएसए ऑलरेडी इस वॉर में एंगेज्ड है, तो दूसरी तरफ चाइनीज़ बॉर्डर जो वियतनाम के साथ लगता है, वहाँ पर चाइना ने अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट कर दी। तो यहाँ पर दोनों आर्मीज, फिर मिलिट्रीज जो है ना, एक दफ़ा फिर आमने सामने आते हैं। फिर हम देखते हैं 1964 के बाद जब 1969 में सोवियत यूनियन और चाइना की जब आपस में कन्फ्रंटेशंस, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर यूएसए चाइना को सपोर्ट करता है, यूएसए इस वैक्यूम को फिल करता है, और चाइना के साथ यहाँ पर एंगेजमेंट होती है अगेंस्ट सोवियत यूनियन, बिकॉज ये कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड है, और यूएसए इसलिए सपोर्ट करता है चाइना को ताकि सोवियत यूनियन को यहाँ पर हराया जाए, क्योंकि ये कोल्ड वॉर का एरा है। फिर अप्रैल 1971 में हम देखते हैं जब हेनरी किसिंजर विजिट करते हैं चाइना का। इस मीडिएशन को, इस विजिट को कहा जाता है कि पाकिस्तान ने मीडिएशन कराई, हिडन तरीके से इसको कॉन्फिडेंशियल रखा, मगर हेनरी किसिंजर चाइना में गए और चाइना के साथ यहाँ पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हुई, और इसको हम कहते हैं पिंग पोंग डिप्लोमेसी। जब 1971 में हेनरी किसिंजर चाइना जाते हैं, फिर 1972 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन भी चाइना में जाते हैं। 8 दिन का उनका वहाँ पर स्टे होता है, और फिर इस 8 दिन के स्टे में ताइवान के ऊपर बातचीत होती है, इस इशू को ख़त्म करने पर बात होती है। फिर 1979 में फॉर्मल टाइज होती हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जाता है, चाइना की वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया जाता है। ये वन चाइना पॉलिसी ये है कि चाइना और ताइवान एक हैं, ये अलग अलग नहीं है। और फिर यहाँ पर फिर ताइवान रिलेशंस एक्ट साइन होता है, और इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि यूएसए ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट करेगा, मगर चाइना की वन चाइना पॉलिसी को वायलेट नहीं करेगा। तो इसको हम कहते हैं ताइवान रिलेशंस एक्ट। यहाँ पर एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया गया। याद है 1949 में यूएसए ने बीजिंग को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बल्कि ताइवान को रिकॉग्नाइज किया था, और ताइवान को मिलिटरीली सपोर्ट भी की थी। तो अभी तक हम 1949 से अगर देखें कि 1979 तक कन्फ्रंटेशंस, एंगेजमेंट होती रही हैं। फिर इसके अलावा अगर हम देखें मई 1999 में जब बेलग्रेड एम्बेसी बॉम्बिंग हुई, तो नेटो ने कहा कि ये जो बॉम्बिंग हुई है ये एक्सीडेंटली हुई है। इस वजह से भी फिर यूएसए और चाइना की
کانفلکٹ بڑھا، ٹینشنز مزید یہاں پر پھر رائز ہوئی۔ اکتوبر 2000 میں یو ایس اے اور چائنا کے ریلیشنز پھر نارملائزڈ ہوئے۔ دونوں نے یو ایس چائنا ریلیشنز جہاں پر نارملائز ہوتے ہیں، ٹریڈ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ڈپلومیسی کو یہاں پر اسپیس دی جاتی ہے۔ اور پھر 2001 میں چائنا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو جوائن کرتا ہے اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 2005 میں جب یو ایس اے نے بیجنگ کو ہر طرح سے ریکگنائز کیا اور ایز این ایمرجنگ پاور ریکگنائز کیا، اور پھر چائنا کے ساتھ ڈائیلاگ بھی کیے۔ 2007 میں چائنا نے 18% آف اٹس بجٹ کی جو ایلوکیشن ہے وہ ملٹری کے اوپر کی، تقریباً 45 بلین ڈالر چائنا نے اپنی ملٹری کے اوپر اسپینڈ کیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 2010 میں چائنا بیکیم دی ورلڈز سیکنڈ لارجسٹ اکانومی۔ چائنا کی یہاں پر 1.33 ٹریلین ڈالر اکانومی تھی۔ چائنا اس ٹائم پر جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ اور پھر 2011 میں چائنا کی 5.3 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بن کر سامنے آیا، رائزنگ پاور کے طور پر سامنے آیا۔ اور پھر 2011 میں دوسری طرف یو ایس اے میں اوباما کا ٹائم پیریڈ تھا، اور پھر اوباما نے یو ایس اے کی پالیسی کو شفٹ کیا ٹورڈز ٹرانس پیسیفک اوشن، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر ملٹی ڈائمینشنل ٹریڈز ہوں گی، فری ایگریمنٹس ہوں گے، الائنسز ہوں گے، اور ساؤتھ چائنا سی ایشیا میں یہاں پر چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے پھر ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ بھی کی گئی۔ اور پھر 2012 میں پریزیڈنٹ جن پنگ چائنا کی صدارت سنبھالتے ہیں، چائنا کو اکانومی میں لیڈ کرتے ہیں، چائنا کو ملٹری میں ان کی ویپنز کو انہانس کرتے ہیں، ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں، ٹیکنالوجیکلی چائنا کو رائز کرتے ہیں، ملٹری بھی اپنی اسٹرانگ کرتے ہیں، اور پھر ڈپلومیسی کو بھی انکریز کرتے ہیں، اکنامک لبرلزم کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور چائنا کو اوپر لے کر جاتے ہیں، چائنا کو رائز کراتے ہیں دنیا کے مقابلے میں۔ اور پھر 2013 میں سی پیک ہوتا ہے، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہوتا ہے۔ پھر 2015 میں یو ایس اے نے چائنا کو ساؤتھ چائنا سی پر وارن کیا، اپوز کیا کہ ہم آپ کی فردر ملٹرائزیشن کو اس سی میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو اپوز کرتے ہیں۔ تو پھر 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فرسٹ ٹینیور آتا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہی چائنا کے اوپر ٹیرفس لگاتے ہیں، چائنا کے اوپر سینکشنز لگاتے ہیں، اور پھر تقریباً کوئی 2010 تک چائنا اور یو ایس اے کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ تقریباً 400 بلین ڈالر تھا، مگر 2018 میں آ کر سینکشنز لگائی، ٹیرفس لگائے۔ 2019 میں چائنا کو امریکہ نے لیبل کیا کہ کووڈ-19 بھی چائنا کی طرف سے ہے، اور چائنا کو برا بھلا کہا گیا۔ یہاں پر ہمیں پھر کانفلکٹ نظر آتا ہے دونوں پاورز کے درمیان۔ اور پھر 2019 کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ 2021 تک، تو یو ایس اے نے کہا کہ جو چائنا ہے یہ کرنسی مینیپولیٹر ہے، یعنی کہ چائنا کی کرنسی کو، چائنا کو ویک کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی گئی۔ اور پھر ٹرمپ کی سیکنڈ ٹینیور، اور ٹرمپ نے آتے پھر چائنا کے اوپر سینکشنز لگائیں، ٹیرفس لگائے، اور اب ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں 2026 میں چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، جس میں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ کنفرنٹیشن سے، کمپٹیشن سے ایک کوآپریشن کی طرف یہ ریلیشن جاتے ہوئے ہمیں ایک نظر آتا ہے، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے G2 کی آفر کی، یعنی گروپ آف 2۔ اس گروپ آف 2 میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا اور آفر کی گئی کہ ہم چائنا اور یو ایس اے مل کر اکانومی بنتے ہیں، بڑی اکانومی بنتے ہیں، ملٹری پاور بنتے ہیں، ہم ہی دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، رول کرتے ہیں، ہمیں ہی بینیفٹ ہو اس گلوبلائزیشن سے، مگر اس میں سائیڈ لائن کرنا ہوگا، رشیا کو سائیڈ لائن کرنا ہوگا، جاپان کو، ویسٹ کو، باقی نیشنز کو، اور انڈیا کو بھی۔ تو کنفرنٹیشن، کمپٹیشن اور اب پھر کوآپریشن کی باتیں ہمیں یہاں پر
نظر آ رہی ہیں۔ یہ تو تھی 1949 سے 2026 تک یو ایس اے چائنا کی ٹائم لائن، مگر سوال تو وہاں پر ابھی بھی ہے کہ کین رولنگ پاور اینڈ این ایگزسٹنگ پاور کو ایگزسٹ پیسفلی؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ رائزنگ پاورز ہمیشہ انسیکیورٹیز کریٹ کرتی ہیں اور پھر رولنگ پاور کو چیلنج کرتی ہیں، ان کی ڈومیننس کو چیلنج کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہسٹری میں وارز بھی ہوئیں، کولڈ وارز بھی ہوئیں، اور ہمارے پاس ایگزامپلز ایتھنز اینڈ اسپارٹا کی ہے، ہمارے پاس ایگزامپل ورلڈ وار 1 کیوں ہوئی یعنی برٹش اینڈ جرمنی کی ہے، پھر ہمارے پاس کولڈ وار امریکہ اینڈ سوویت یونین کی ہے، اور اب ہمارے پاس ایگزامپل چائنا اینڈ امریکہ کی ہے، جس کو نیو کولڈ وار بھی کہا جاتا ہے، جس کو 21 سینچری کی ٹینشنز اور کانفلکٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ تو پھر اگر سوال یہ ہے کہ یو ایس اے اپنی پاور کو شیئر نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوگا؟ یو ایس اے گلوبل سپر پاور، یو ایس اے کے پاس گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، یو ایس اے کے پاس انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں جیسے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف۔ پھر اسی طرح اگر ہم بات کریں ملٹری پاور کی تو یو ایس اے کے پاس نیٹو بھی ہے۔ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی تو پھر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ سارے جو ویسٹ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی لیڈ کر رہا ہے، بیک کر رہا ہے یو ایس اے۔ پھر یو ایس اے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سپریم ہے، یو ایس اے کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یعنی امریکہ لیڈ لبرل آرڈر ہے جس کو ہر طرح سے یو ایس اے لیڈ کر رہا ہے۔ یو ایس اے دنیا کے رولز کو لکھ رہا ہے، یو ایس اے دنیا کو رن کر رہا ہے، چلا رہا ہے، یو ایس اے رولز کو سیٹ کر رہا ہے۔ تو پھر دوسری طرف چائنا ایز دی ایمرجنگ یا رائزنگ پاور کی اگر ہم بات کریں، اکنامک ایکسپینشن، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو 165 پلس اسٹیٹس میں چائنا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں سی پیک تو پاکستان اینڈ چائنا یعنی اکنامک ایکسپینشن۔ ہم اگر بات کریں برکس کی تو اس میں بھی چائنا، اگر بات کریں ایس سی او کی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن تو اس میں بھی چائنا، اور پھر برکس کے ذریعے این ڈی بی نیو ڈیولپمنٹ بینک بنا کر ڈیولپنگ سٹیٹس کو آفر کرنا، ان کو سپورٹ کرنا کہ ہم آپ کو فائنینشیل سپورٹ کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ڈیولپنگ سٹیٹ سے ڈیولپڈ سٹیٹس بنیں، تو اس میں بھی چائنا کی انویسٹمنٹس ان افریقہ، چائنا لیٹن امریکہ تک پہنچ چکا ہے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے رول کے اوپر۔ تو پھر یہ جو رائزنگ پاور ہے، یہ رائزنگ پاور کیوں نہ تھریٹ ہو یو ایس اے کو، کیونکہ یو ایس اے کی ڈومیننس کو تھریٹ ہے چائنا کی رائزنگ پاور سے۔ یو ایس اے کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ڈیموکریٹک، اپنی ملٹری، اپنی ٹیکنالوجیکل لیڈرشپ کو کھو رہا ہے۔ یو ایس اے کو لگتا ہے کہ چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ ایشیا میں بڑھ چکا ہے، چائنا کا انفلوئنس میڈل ایسٹ، افریقہ، لیٹن امریکہ، یورپ میں بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے یو ایس اے کو یہ فیئر ہے، یو ایس اے فیل کرتا ہے کہ چائنا کی رائزنگ پاور نے، چائنا کی ڈپلومیسی نے، چائنا کی اکنامک لبرلزم نے یو ایس اے کو کہیں نہ کہیں چوٹ پہنچائی ہے۔ یو ایس اے کی لیڈرشپ اس کے اوپر کمپرومائز کر رہی ہے، کیونکہ الائنسز اب سٹیٹس اب چائنا کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ چائنا کا جو ماڈل ہے وہ ہے اکنامک لبرلزم کا ماڈل، جس میں وہ اکانومی کو سپریڈ کر رہا ہے اور سٹیٹس کو انوائٹ کرتا ہے کہ آپ بھی انویسٹمنٹ کریں، میں بھی انویسٹمنٹ کرتا ہوں، آپ بھی اپنی اکانومی کو گرو کریں، اسٹرانگ کریں، میں بھی اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرتا ہوں۔ تو پھر اسٹیٹس اٹریکٹ ہو رہی ہیں چائنا کی طرف۔ دوسری طرف یو ایس اے کا جو ماڈل ہے وہ ہارڈ پاور کا ماڈل ہے، جس میں یو ایس اے نیٹو جیسے الائنسز ملٹری کو یوز کرتا ہے، اور دنیا دیکھ چکی ہے کہ یو ایس اے چاہے وہ ویتنام ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، ہر طرف، اور چاہے وہ وینزویلا ہو، تو ہر طرف یو ایس اے فائٹنگ کرتا ہے، ہارڈ پاور کو یوز کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے سٹیٹس اب اس سے تھوڑی سی بیک کر رہی ہیں۔ اور پھر اس میڈل ایسٹ کے کرائسس میں جب گلف سٹیٹس کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ناراض نظر آتی ہیں یو ایس اے سے، اور پھر ان کا ٹلٹ بھی چائنا کی طرف چلا گیا ہے۔
इसी तरह यूरोपियन यूनियन की जो स्टेट्स हैं जैसे फ्रांस और स्पेन है, वो भी यूएसए की स्ट्रॉन्ग एलाय थे, मगर आज चाइना की तरफ टिल्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें कि चाइना को यूएसए से क्या थ्रेट है, तो चाइना कहता है मुझे कंटेन किया जा रहा है, यानी साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक ओशन में मुझे कंटेन किया जा रहा है। और ये इसका जो प्रूफ है, इसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि ये जो चाइना के ईस्ट पे ताइवान है और ताइवान के नॉर्थ पे जापान और साउथ में फिलीपाइन है, तो यहाँ पर यूएसए की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। इससे नीचे अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है साउथ में, और ऑस्ट्रेलिया में भी यूएसए ने ऑकस जैसी डील करके अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स इस साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दी हैं, इस साउथ चाइना सी को मिलिटराइज्ड कर दिया है। और इस ताइवान को कंट्रोल करने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए क्वाड बनाई गई है, इंडिया के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया गया है जस्ट टू कंटेन चाइना। तो चाइना कहता है मुझे कंटेन करने के लिए साउथ चाइना सी में मुझे कंटेन किया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है, और यहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। इसी तरह इंडो पैसिफिक, अगर हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इंडो पैसिफिक पॉलिसी को स्टडी करें तो वो भी यही कहती है। इस तरह से अगर हम देखें तो ताइवान में भी यूएसए की इंटरफेरेंस है। तो यहाँ से हमें लगता है कि यूएसए चाइना की क्या कन्फ्रंटेशंस हैं, और यूएसए क्यों नहीं चाहता कि चाइना राइज करे, और अगर उसका राइज हो ही रहा है तो फिर उससे यूएसए क्या करे। तो यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट, हमें कन्फ्रंटेशंस, हमें वॉर सिनेरियोज, जिसको हम कहते हैं कि न्यू कोल्ड वॉर भी है, तो हमें नज़र आती है सैंक्शंस के तौर पे, टैरिफ्स के तौर पे। मगर अब सवाल ये है कि एरियाज ऑफ कंपटीशन क्या हैं यूएसए एंड चाइना के। तो एरियाज ऑफ कंपटीशन सबसे पहले इकॉनमी, जिसमें टैरिफ्स और बैरियर्स लगाए गए हैं, सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो सबसे पहला एरिया जो है वो है इकॉनमी। अगर हम दूसरे नंबर पे एरिया बात करें तो दूसरा है टेक्नोलॉजी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? सेमीकंडक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये ताइवान से प्रोड्यूस होते हैं, ताइवान इनको बनाता है, जिसको हम कहते हैं ताइवान मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स, TMSC। तो इस तरह से ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, चाहे ये लैपटॉप्स हो, फोन्स हो, आईफोन्स हो, या फिर मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, सैटेलाइट्स हो, ड्रोन सिस्टम्स हो, और इसमें जो ये जेट एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जेट्स हो, इन सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। अगर ये सेमीकंडक्टर्स यूज ना हो तो फिर चाइना नीचे की तरफ आ जाता है, चाइना की इकॉनमी फिर ग्रो नहीं करती। अगर ये सेमीकंडक्टर्स रोक दिए जाएं, ताइवान के ऊपर यूएसए का कंट्रोल हो, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल भी फिर यूएसए का होगा। इसी वजह से ताइवान के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, और ये एक टेक्नोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है। ये एरिया नंबर 2 था जिसमें यूएसए चाइना की टेक्नोलॉजी के ऊपर सैंक्शंस और टैरिफ्स हैं। यूएसए चाहता है कि इन सेमीकंडक्टर्स को रोका जाए, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स सोलर में यूज़ होते हैं, बैटरीज में यूज़ होते हैं, ईवी कार्स में यूज़ होते हैं, हर जगह चाइना इनको यूज़ करके अपनी इकॉनमी को ग्रो कर रहा है। और यूएसए इन्हीं सेमीकंडक्टर्स पे सैंक्शंस, टैरिफ्स लगाकर चाइना को डाउन करना चाहता है, और ताइवान में इंटरफेरेंस की रीज़न भी यही है। इसके अलावा ताइवान $800 बिलियन की इकॉनमी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 23 मिलियन लोग रहते हैं। ताइवान जहां पर सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करता है, वहां पर यूएसए का इंटरफेरेंस इसीलिए है क्योंकि चाइना की डायरेक्ट एक्सेस है और चाइना टेक्नोलॉजी में ग्रो करता जा रहा है। तो एक रीज़न ये भी है कि जो टेक्नोलॉजी की ये है, यानी कि एरिया ऑफ जो कंपटीशन है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, नंबर 1 इज इकॉनमी, नंबर 2 इज टेक्नोलॉजी, नंबर 3 इज मिलिट्री। क्योंकि साउथ चाइना सी को इतना मिलिटराइज्ड कर दिया है ऑकस के ज़रिए, क्वाड के ज़रिए, फिलिपाइन में डिप्लॉयमेंट, जापान में डिप्लॉयमेंट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इस सी को इतना मिलिटराइज कर दिया ताकि चाइना को कभी भी कंटेन किया जा सके। और
ताइवान इज़ द डेंजरस फ्लैश पॉइंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर सारी मिलिट्री है, चाइना के लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे हर तरफ यूएसए की डिप्लॉयमेंट है। रीज़न नंबर 4 जो एरिया ऑफ कंपटीशन है वो है जियोपॉलिटिक्स, यानी कि जियोपॉलिटिकल जो रीज़न है वो ये है कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है मिडल ईस्ट में, चाइना सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी उसकी एक्सेस है। तो ये भी हमें कुछ रीज़न नज़र आती हैं कि यूएसए चाइना की कॉन्फ्रंटेशन क्या है। ये हमारे पास कुछ हमें रीज़न मिलती हैं कि वाई यूएस चाइना इस वॉर में एंगेज्ड हैं, जो कि कोल्ड वॉर है। क्यों ये चाइना को एज अ राइजिंग पावर नहीं देख सकती, क्योंकि यूएसए की टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी यहाँ पर डाउन हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है, डॉलर को थ्रेट किया जा सकता है, यहाँ पर युआन स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ सकता है, यहाँ पर यूएसए की रूलिंग जो पावर है, जो एग्जिस्टिंग पावर है, उसको थ्रेट है, उसकी डोमिनेंस को थ्रेट है, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है। चाइना की इकॉनमी के ग्रो करने का मतलब ये है कि चाइना की अगर इकॉनमी बढ़ जाती है तो फिर चाइना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को भी एनहांस कर सकता है, चाइना ड्रोन्स ले सकता है, चाइना सैटेलाइट में ग्रो कर सकता है, चाइना अपनी वेपन्स में इंक्रीज कर सकता है अपने आप को, अपनी वेपन्स की फैसिलिटीज़ को, अपनी वेपन्स की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर सकता है और अपनी मिलिट्री को ग्रो कर सकता है, जो कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यूएसए को थ्रेट है। तो ये वो रीजंस हैं कि यूएसए और चाइना क्यों आपस में एक दूसरे के साथ सैंक्शंस, टैरिफ्स और इस तरह की इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में हमें नज़र आते हैं। जहाँ पर चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव बनाता है तो दूसरी तरफ यूएसए ने कहा कि हम आईमैक इंट्रोड्यूस करते हैं। आईमैक यानी कि इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर टू कंटेन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो ये वो सारी जस्टिफिकेशन, ये वो सारी रीजंस हैं कि यूएसए चाइना की राइवलरी क्या है और किस वजह से इनमें कंपटीशन है। क्योंकि यूएसए को डर है कि कभी मुझे चाइना ग्रो होते हुए और ग्रो करने के बाद मेरी जो ग्लोबल पावर है उसको डिक्रीज कर दिया जाएगा और चाइना विल बिकम दी न्यू सुपर पावर। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट का भी यही कहना है कि चाइना इज़ ऑन द ट्रैक, चाइना एक ऐसे ट्रैक पे है जो कि वो यूएसए को ओवरटेक कर देगा बाय 2027।